have here in our studio, we have Sangam Gupta with us. संगम मेरे दोस्त भाई जैसे हैं और लेमन 91.9 FM के लिए बहुत सालों साल स्क्रीन राइटिंग की है, कॉपी राइटिंग आई शुड से। और मतलब अगर मैं यूं इंट्रोडक्शन करवाऊं संगम का कि दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक तो वो जो कहते हैं कि मेरा अपना टाइम आएगा, और वो ये सोचते रहते हैं कि कभी आएगा और आ जाएगा। फिर एक दिन यमराज आते हैं, कहते हैं आपका टाइम आ गया है और वो निकल देते हैं। और दूसरे तरह के लोग वो होते हैं जो अपने हार्ड वर्क, अपने परसिवरेंस से और अपने सपनों में यकीन करके पहला कदम बढ़ाते हैं और वो अपना टाइम ले आते हैं। तो संगम गुप्ता का टाइम आ चुका है, क्योंकि संगम गुप्ता की बड़ी कामयाब बुक शुद्ध वेजिटेरियन स्टोरी ऑफ अ लायन आ चुकी है मार्केट में। ये आप लोग भी खरीद सकते हैं और अपने बच्चों को गिफ्ट दे सकते हैं। ये बुक मैंने पढ़ी है और मुझे बहुत अजीज है। और इस कॉन्वर्सेशन के दौरान हम बहुत कुछ जानेंगे इस बुक के बारे में, और कैसे एक बंदा जॉब के साथ साथ अपने ड्रीम्स पर लगा रहता है और तमाशा फिल्म का वेद बनता है। ये कैसे होता है, ये हम जानेंगे संगम गुप्ता से। संगम पहले सबको बताएं अपनी जर्नी के बारे में कि आपने क्या क्या किया है, कहाँ कहाँ परवरिश हुई और कैसे कैसे आप यहाँ तक पहुंचे। मेरी जो पढ़ाई हुई वो मध्य प्रदेश के एक छोटा सा एक गांव है, नरसिंहगढ़ करके है। बहुत लोगों को शायद नाम भी ना पता उसका। दमोह जिले का नरसिंहगढ़ गांव में वहाँ मेरी एजुकेशन हुई और किताबें पढ़ने का बचपन से शौक था। और उसके बाद मेरी जो कॉलेज जो हुआ वो ग्वालियर में हुआ। फॉर्चुनेटली जिस साल मैं कॉलेज करने ग्वालियर आया उस साल ही ग्वालियर में रेडियो भी आया। तो मेरा इंट्रोडक्शन रेडियो से तब हुआ, एफएम से। तब तक मुझे पता भी नहीं था कि एफएम जैसी कोई चीज होती है। और तब वहां से जर्नी शुरू हुई और मैंने मतलब ऑलमोस्ट 11 से ही शुरू किया था। मैंने कॉपी राइटिंग 11 से शुरू की। उसके बाद कई शहरों में, कई रेडियो स्टेशन में काम किया। तो उस दौरान ये समझ में आया मुझे 8-10 साल की कॉपी राइटिंग में कि मतलब मैं हमेशा दूसरे के लिए लिखता रहा, क्लाइंट्स के लिए। इसे हम ऐसे समझ सकते हैं जैसे जिंदगी में लेकिन ना दोबारा के अंदर जो फरहान अख्तर का कैरेक्टर है, वो जब जाकर नसीरुद्दीन शाह के कैरेक्टर से मिलते हैं तो वो उनसे पूछते हैं क्या करते हैं, तो वो कहते हैं कि मैं जिंगल्स लिखता हूँ। तो वो कहते हैं कि ये तो आप दुनिया के लिए खुद के लिए क्या करते हैं। राइट। तो मेरे अंदर के नसीरुद्दीन शाह ने मुझसे कहा कि आप अपने लिए क्या लिख रहे हो, जो मेरा खुद का हो, जहां मैं दूसरों पे गलतियां ना थोप सकूं कि कोई ब्रीफ ऐसा था या फिर मुझे टाइम नहीं मिला। ये कम्प्लीटली ऐसी चीज जो मैं खुद ओन करूं। तो तब मुझे बुक लिखने का आइडिया आया। और आइडिया क्या कहूँ, इंस्पिरेशन आई कहीं से। मतलब एक मुझे कहानी टच हुई और जिसको मैंने बुक के रूप में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की। अच्छा, ऐसा है कि मैं भी जैसे तमाशा फिल्म का एक ट्रैक है तू कोई और है, तो अक्सर ये होता है कि मैं शोज में जब वो सॉन्ग प्ले करता हूँ और ये कहता हूँ कि आप सुनिए तमाशा फिल्म का सबसे अच्छा गाना, तो मोस्टली लोग अज्यूम करते हैं कि अब जो ट्रैक आएगा वो आएगा अगर तुम साथ हो। बट मैं कहता हूँ कि यार इससे भी ज्यादा जो गहरा गाना है दैट इज तू कोई और है। और मेरा जो कैबिन हुआ करता था बड़ा मतलब बड़ा इंस्पिरेशन से भरा हुआ लेमन 91.9 FM में, तो उसमें बाकायदा फ्रेम्ड एक पिक्चर थी तू कोई और है। मेरा ये मानना है कि जैसे मैं कामयाब आरजे रहा हूँ और अभी भी अच्छा कर रहा हूँ, as people say and appreciate, but तू कोई और है मोमेंट आता है हर एक क्रिएटिव इंसान की जिंदगी में। जैसे आई डेटेड अ गर्ल और उसने मुझसे एक दिन ऐसे ही कहा कि तुम बहुत शाहरुख करते रहते हो। माया वाज द नेम ऑफ दैट गर्ल। तो माया ने कहा कि तुम शाहरुख बहुत करते रहते हो और तुम अपनी पर अगर आ जाओ तो तुम इस देश के दूसरे शाहरुख खान हो। तुमने सुना है खुद को, तुम्हारे वर्ड्स, तुम्हारे थॉट्स, तुम्हारी फिलोसफीज। वो मेरा तू कोई और है मोमेंट कि यार मतलब अगर इस यूनिवर्स में एक इंसान को लगता है कि मैं इस देश का दूसरा शाहरुख खान हो सकता हूँ, तो मैं फिर कुछ तो इससे बढ़कर हो सकता हूँ। सो दैट वाज माय तू कोई और है मोमेंट। और फिर मैं राइटिंग की तरफ कदम बढ़ाया और जब बॉलीवुड के अंदर सीन्स बनेंगे या मेरे किताबें या नॉवेल्स आएंगी, तो वो
वो मोमेंट जो है वो एक छोटा सा लम्हा है जो खत्म नहीं होता। मैं लाख जलाता हूँ भस्म नहीं होता, गुलजार साहब ने लिखा है। तो मैं वो मोमेंट के बारे में आपसे जानना चाहूंगा कि वो कब आया, आपको लगा कि यार अब बढ़ जाना चाहिए। तो जैसा मैंने बताया कि राइटिंग तो मैं कर ही रहा था, तो थोड़ा थोड़ा तो ये मन में चलता रहता था कि अपने लिए क्या कर रहे हैं, अपने लिए क्या कर रहे हैं। एक बार मोमेंट अगर मैं बात करूं तो एक बार मैं कहीं बुक खरीदने गया था। तो मैं बुक स्टोर में गया, एक अच्छे खासे बुक स्टोर में। तो वहां मैंने बुक्स टटोलना चालू की, तो मैंने ये देखा कि 90% जो बुक्स हैं सिर्फ लव स्टोरीज ही परोस रही हैं। उस दौर में फिर माइथो आ गया, तो बचा कुचा जो कुछ था वो माइथो ने लिया। मुझे जैसी किताब पढ़नी थी वैसी किताब स्टोर में थी नहीं। और जैसा कि गांधी जी ने एक बार कहा है कि अगर जो चेंज आप देखना चाहते हैं सोसाइटी में, वो आप खुद करिए, बी दीजिए, है ना, वो आप खुद बनिए, वो आप खुद करिए। तो वहां एक मैं वो मोमेंट कह सकता हूं कि वो मोमेंट मेरे दिमाग में आया कि इंडिया में मोस्टली चाहे वो बुक्स हो, चाहे वो मूवीज हो, चाहे वो म्यूजिक, इंडिया भागता है ऐसे ट्रेंड के पीछे। एक तरह की मूवी अगर हिट हो जाती है, जैसे अनुराग कश्यप का मैं इंटरव्यू सुन रहा था, उसमें अनुराग कश्यप ने गैंग्स ऑफ वासेपुर क्या बनाई, उसके पास 100-200 लोग आए कि मेरे लिए दूसरी गैंग्स ऑफ वासेपुर बना, राइट। तो मैं भी वही देख रहा था, बुक में भी वही है कि लव स्टोरीज चालू हुई, चेतन भगत की तरह की स्टोरीज चालू हुई, रवीश कुमार की चालू हुई, तो वैसे ही सब की सब स्टोरीज आने लगी थी। तो मुझे बड़ा लगा कि यार बाकी स्टोरीज का क्या। तो वहां मुझे एक मोमेंट आया था कि मुझे लिखना तो चाहिए किताब। फिर मुझे आइडिया आया इस किताब का, क्या कहते हैं, शुद्ध वेजिटेरियन स्टोरी ऑफ अ लॉयन। लेकिन किसी कारण से वो कुछ एक इंस्पिरेशन की वजह से एक कुछ बन नहीं रही थी बात। ये आइडिया 6-7 साल पहले की बात है, ओके, ये ठीक है। मैं फिर भूल चुका था ये। सडनली एक बार मैं कुछ सर्च कर रहा था नेट पे, सडनली मुझे एक ऐसा मोमेंट आया कि उससे रिलेटेड मुझे ऑटोमेटिकली, कई बार कहते हैं ना, कई चीजें हमारे हाथ में नहीं होती, वो खुद अब ऑटोमेटिकली होती है। तो वहां से मुझे एक किक मिली, और तकरीबन 1-1.5 साल पहले। तो मैंने कहा हाँ, अब मुझे लगता है कि अब कोई और भी कह रहा है कि मुझे ये किताब लिखना चाहिए। तो वहां से शुरू हुआ। और फिर डायरेक्टर इम्तियाज अली बड़ी प्यारी बात कहते हैं कि ये बहुत सारे क्रिएटिव लोगों को लगता है कि ये हम कर रहे हैं, पर कुछ कहानियां होती हैं जो खुद लिखवाती है, राइट। तो ये मैं बार बार आपको बुक दिखाता रहूंगा, तो यूं दिखाता रहूंगा कि यार हो सकता है कि आपको अमेज़न या फ्लिपकार्ट पर ना, जैसे अभी सनम गुप्ता ने हमको बताया कि ट्रेंड पर भागते हैं बहुत सारे, तो हो सकता है ये इस बुक के क्लिप्स आपको कम दिखे। तो मैं आपको बता देता हूँ कि मेरा जो इस शुद्ध वेजिटेरियन स्टोरी ऑफ अ लायन का जो तजुर्बा है, आई शुड कम टू द पॉइंट, कि यार वो ऐसा है कि जैसे मुझे मैंने बहुत पहले एक फिल्म देखी थी, द क्रॉनिकल्स ऑफ नार्निया। तो क्रॉनिकल्स ऑफ नार्निया में ऐसा है कि एक दरवाजा सा है, एक विंडो है, और उस दुनिया में जब आप दाखिल हो जाते हैं तो वहां पर एक ऐसी दुनिया है जिसमें आप पीछे की दुनिया को भूल जाते हो। जब पहले पन्ने से लेकर लास्ट जो वर्क है इस किताब का, उसमें आपको ऐसी ही दुनिया नजर आती है। और एक ऐसे शेर की कहानी है, जितना मुझको ब्रीफ में याद है, एक ऐसे शेर की कहानी है जो कि वेजिटेरियन, और जो इस बुक का जो बड़ा खूबसूरत थीम लाइन है वो ये है कि अलग होना गलत है क्या। तो आपको 3 इडियट्स के तीनों बंदे उसी के अंदर, शमशेर के अंदर दिख जाते हैं, उस शेर के अंदर दिख जाते हैं, और आपको तमाशा का वेद उसके अंदर दिख जाता है कि वो अलग है और उससे कोई पछतावा नहीं है इस बात का। अच्छा, ये तो उसकी बात है सनम कहानी की। कुछ आगे पीछे भी आपने ऐसे खेल रचे हैं, जैसे आपने कहा कि बहुत सारे लोगों को मुझसे उम्मीद नहीं थी, तो जिम्मेदारियां भी कम थी, और फिर मुझे फिक्र भी कम थी। तो मुझे ऐसा लगा कि यार ये तो मेरी कहानी है। तो इसमें बहुत सारी बातें आपको ऐसी मिलेंगी जो आपको लगेगा, जितने ड्रीमर्स हैं ना, जो अपने आप को अलग मानते हैं और जो इस दुनिया में मिसफिट कहे जाते हैं, उन सारे लोगों के लिए दिस इज द बुक। सो एक ऐसे शेर की कहानी है
मैं आपको एज ए रीडर बताऊं जितना राइट, पूछने भी वाला था आपसे आपका कैसा एक्सपीरियंस था। हाँ, तो मेरा एक्सपीरियंस ये है कि तो क्रॉनिकल्स ऑफ नार्निया की तरह जब आप दाखिल हो जाते हैं उस जंगल में जहाँ एक शेर है जो वेजिटेरियन है और जो कि अनयूजुअल है, और उसके हनु और गोरी दो दोस्त हैं, और एक गाय की और एक शेर की दोस्ती, और एक वानर जो है हनु, और मतलब कितना प्यारा ये एहसास है कि गौरी माता भी है उसमें और वो हनुमान जी भी दिख रहे हैं, और इतना प्यारा वो एहसास है। और हनु डर रहा है कि कहीं मैं गौरी को मिलाऊं तो ये अपना वो रूप ना दिखा दे जो उसका मांस भक्षी है, क्योंकि वो तो वेजिटेरियन है। तो दोस्ती होती है और दोस्ती से वो प्यार करवा रहे हैं। बंदी होती है नाम राधा, तो शमशेर को राधा से प्यार होता है, एक लव स्टोरी भी है इसके अंदर। और फिर जब हम आगे बढ़ते हैं तो एक परित्यक्त एक उनके ताऊजी है, व्हाट वाज द नेम, ताऊजी गब्बर। तो ताऊजी को वो निकाल दिया गया था जंगल से, कुछ ऐसी कहानी है। और इतने प्यारे एंड पर जाकर ये बुक समाप्त होती है कि आपको लगता है कि एक ना प्लीज करने के लिए एंडिंग नहीं रखा है संगम ने। वो जो बात अपनी मिट्टी से पकड़ कर चला है कि अलग होना गलत है क्या, तो वो अलग ही रहा है और उसका कोई रिग्रेट नहीं। लेकिन जो सरमाया है इस बुक का, जो मैं मानता हूँ, वो है वाघ बकरी कैफे। मतलब हैट्स ऑफ टू हिम, हैट्स ऑफ टू हिम। मतलब एक शेर वेजिटेरियन है सारे थोड़ी, या उसमें मगरमच्छ भी है, उसमें बहुत सारे लोग हैं जो एक दूसरे के लिए खतरनाक हो सकते हैं। तो संगम ने कॉन्सेप्चुअलाइज किया है एक वाघ बकरी कैफे कि जिसके अंदर जश्न होते हैं, जिसके अंदर स्टैंड अप कॉमेडी भी होती है। राइट। और मतलब व्हाट अ कॉन्सेप्चुलाइजेशन, आई वाज अमेज्ड टू रीड दैट पोर्शन ऑफ द बुक। और जब वहां पर सारे लोग आते हैं तो वहां पर मनादी है कि कोई दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। अभी कुछ करौली के अंदर कोई दंगा वगैरह हुआ तो उसके अंदर एक राजपूत महिला ने, मतलब मुझे लगता है कि यार मेरा जो वाघ बकरी कैफे था तुम्हारा वो जिंदा हो गया। करौली के अंदर की दंगे चल रहे थे, बट एक राजपूत महिला ने 15 लोगों की जान बचाई जो उसके संप्रदाय के नहीं थे, कि नहीं आइए मैं नहीं होने दूंगी, मैं इसको बल नहीं दूंगी। तो दैट वाज अ ग्रेट रेफरेंस, दैट वाज अ ग्रेट रेफरेंस। और इसी वजह से जैसे ही मैंने ये फिर से दिखा देता हूँ, शुद्ध वेजिटेरियन स्टोरी ऑफ ए लाइन जब खत्म की तो मैंने सबसे पहले फेसबुक अपडेट किया और पूछा संगम से कि भाई नेक्स्ट बुक कब आ रही है। सो दैट वाज माय अमेजिंग जर्नी फॉर दिस बुक। इट मींस अ लॉट। मेरा भी मानना है वाघ बकरी जैसा कैफे, जैसा अगर दुनिया हो जाए, जहां पर लोग एक दूसरे के कहते ना कि अभी मैंने आज ही एक पोस्ट किया है कि हमारे यहाँ दूसरा नाम पहले पूछा था आपसे, तो ऐसी कोई जगह हो जहां पर आपके नाम के, आप कहाँ से आए हैं, आपका क्या बैकग्राउंड है, आप किस सोसाइटी से आए हुए हैं, ये सब छोड़ के आप कैसे इंसान हैं, आपकी क्या खूबियां हैं, आपका दिल कितना अच्छा है, आप दूसरों के प्रति कैसा व्यवहार करते हैं, वैसे ही अगर दुनिया हो जाए तो आई गेस बहुत खूबसूरत दुनिया हो जाएगी। और इससे मेरा पर्सनल तजुर्बा इसका ये है कि जो निदा फाजली साहब ने बात कही है कि घर से मस्जिद है बहुत दूर, चलो यूं कर ले, किसी होते हुए बच्चे को हंसाया जाए, तो मेरा मत तो ये है कि मैं सारा जीवन अरमान लेना चाहता हूँ। मैं कभी शादी की या कभी बच्चे की तो ना तो मैं अपना सरनेम कहीं जैसे फिल्मी पर्दे पर अगर दिखाई दे तो वो सिर्फ अरमान दिखाई देगा, उसमें कोई खान श्रीवास्तव या डिकोस्टा नहीं होगा, क्योंकि वो क्यों, हम कोई तो तोड़े इस एक बात को, ताकि हम क्यों ढूंढते हैं इन चीजों को। तो मैं तो वही गांधी विचारधारा वाला हूँ कि मैं वो चेंज बनूंगा, मैं नहीं रखूंगा मतलब कोई कि जिस चीज में हमारा वही नहीं है कंट्रीब्यूशन, उस पर गर्व कैसे कर सकते हैं। खैर, कमिंग बैक टू द पॉइंट, ये जो पूरा शुद्ध वेजिटेरियन स्टोरी ऑफ ए लाइन, ये इस जो पूरा प्रोसेस मुझे बताएं कि ये आपने कैसे कॉन्सेप्चुलाइज किया, इसमें कितना समय लगा, जो बड़े राइटर्स हमको सुन रहे हो उनको भी वो जर्नी पता लगे कि कैसे ये मुमकिन हुआ कि जो आपके साथ साथ आप ये करते थे। ओके, तो सबसे पहला पॉइंट तो ये होता है कि आप जो काम कर रहे हैं आप उस पर खुद कितना बिलीव करते हैं।
इसमें मेरी ये जो बुक लिखी है, इसकी एक एक शब्द, एक एक थॉट, एक एक पेज पे मैं पूरी तरह 100% मेरा बिलीव है ओके, कि मैं उसमें ऐसी कोई भी चीज नहीं है जिसमें मैंने ऐसे ही लिख दी है। चाहे वो बुक की, इवन बुक की लेंथ हो, आपने देखा होगा बहुत हैवी बुक नहीं है, तो मैंने खुद को फोर्स भी नहीं किया है कि वो नॉवेल है इतनी मोटी होनी चाहिए, इतना पेजेस की होनी चाहिए, राइट। तो अगर आप कोई भी काम करते हैं, राइटिंग है, इवन कुछ भी करते हैं आप अपनी लाइफ में, मैं तो कर रहा हूँ टीचर भी, आप उस चीज पे कितना बिलीव करते हैं और आप उसको कितने अपनेपन से करते हैं, क्या बात, ठीक है। तो वो एक फैक्टर आपको हमेशा मूव करवाता रहेगा आपसे। मैं एग्जांपल देता हूँ, बहुत सारे लोग हैं, बहुत लोग म्यूजिक सीखना शुरू करते हैं, राइट। तो अगर 100 लोग गिटार बजाना शुरू करते हैं, ठीक है, सीखना शुरू करते बजाना, उनमें से 99 लोग सिर्फ इसलिए गिटार बजाना चाहते हैं क्योंकि कूल लगेगा, मैं अपने बालकनी में खड़े होकर गिटार बजाऊंगा, ये होगा। लेकिन वो एक बंदा जो एक्चुअल में गिटार सीखना चाहता है, वो उस तक ऑटोमेटिकली पहुंच जाएगा, वो एक फोर्स काम करेगी। तो एक ये बड़ा एक फैक्टर काम करता है कि आप जो काम कर रहे हो, आप अपना उस पर बिलीव है, तो ऑटोमेटिकली होती गई कुछ एक चीज। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि वो, मतलब मैं बैठता नहीं था, कोई चीज थी मेरे अंदर जो मुझे बिठाती थी लिखने के लिए, एक्साइटमेंट एक रहता था कि यार बुक लिखनी है, या ये एकदम थॉट आता था तो लिखना होता था। एक तो यही होता है, और दूसरी चीज है वही है कि आप ऐसे सोचेंगे कि मेरे पास टाइम नहीं है तो नहीं है, लेकिन अगर मैं ऐसे सोचूं कि अगर मैं दिन के 2 घंटे भी, 1 घंटे भी, थोड़ा डिसिप्लिन, हल्का सा डिसिप्लिन तो लगता है, ठीक है। मोस्टली क्रिएटिव लोगों पे ये हमेशा से इल्जाम लगता है कि वो बहुत कम डिसिप्लिन होते हैं, लेकिन कुछ थोड़ा बहुत अगर हम डिसिप्लिन अपनाते हैं तो आपके पास महीने के 60 घंटे होते हैं, ठीक है। अगर आप दिन के 2 पेज भी लिखते हैं तो आप ऑलमोस्ट 3 से 6 महीने में अपनी बुक मतलब कंप्लीट कर सकते हैं, अगर वो एक्साइटमेंट आपके अंदर है और आप बिलीव करते हैं उसका, ठीक है। तो वही मैं करता था, मैं थोड़ा थोड़ा समय निकाल कर, मैं वैसे नहीं करता था कि बहुत लोग ऐसा करते हैं कि एक दिन बैठे 10 घंटे लिखना है, वो कहीं ना कहीं आपको बैकफायर कर जाता है। फिर आप होता ना, आप जिम गए शुरुआत में और पहले ही दिन आपने सब कुछ ट्राई कर लिया तो आप फोर्सफुली कर लिया। तो वही एक उस पर थोड़ा मिनिमम और मैक्सिमम दोनों का थोड़ा ध्यान रखते हुए, और मैं थोड़ा थोड़ा आगे करके बढ़ता गया, थोड़ा बहुत झूठ सच यूज करते और इस तरीके से किताब कंप्लीट हुई। लेकिन मैं ये बताना चाहूंगा, अगर मुझे किताब 6 महीने लिखने में लगी है तो उसको फाइनल करने में ऑलमोस्ट 1 साल लग गया, क्योंकि वो एक प्रोसेस हमेशा चलती रहती है और उसके लिए आपको हमेशा तैयार भी रहना चाहिए। कई बार मैं आपसे भी डिस्कशन किया है, आपको याद हो तो मैंने आपको भी कॉल किया है बुक को लेके, की कहानी को लेके, कि ऐसा कुछ है, आप उसके लिए भी तैयार होना चाहिए आपको। इस तरीके से आपकी कहानी लिख जाती है, थोड़ा थोड़ा करके, कहते हैं ना कि बूंद बूंद करके सागर भरता है, आप वैसे करके कंप्लीट बुक हो जाती है। बस वही है पॉइंट, वही है कि आप जो काम कर रहे हैं आप उसको इतना करना चाहिए, करते रहना। अच्छा, ऐसा होता है कि हर सिनेमैटिक हिस्ट्री भी कहती है, और जो काव्य की है या फिर जो कि लिटरेरी इतिहास है, उसमें कुछ चीजें ऐसी होती हैं, अरुंधति रॉय से लेकर संजय लीला भंसाली कि कुछ उनके कृतियों में ऐसा आ जाता है कि आप कुर्बान हो जाते हैं। जैसे तमाशा फिल्म का कोई और है, मैं कुर्बान हूँ उस पर, या जैसे जॉर्डन जो उसका है रॉकस्टार, कुन फाया कुन, जो एक मोमेंट आता है और उसे ऊपर कुछ दिख जाता है तो मैं कुर्बान हूँ उस पर। ऐसे ही इवन चेतन भगत की कुछ चीजें कह रहे हैं यार, मतलब इसने क्या नब्ज पकड़ी। तो मैं जो आपकी फिर से मैं दिखा देता हूँ शुद्ध वेजिटेरियन स्टोरी ऑफ लाइन, इस किताब की मैं जिस बात पर कुर्बान हूँ वो बात बकरी कैफे है। और फिर भी एक जो क्रिएटिव इंसान होता है वो खुद अपने आप को मार्क्स बहुत कम देता है। तो मुझे आप ये बताएं कि आपको खुद क्या पसंद है एज ए ऑथर अपनी? मुझे ओवरऑल ये जो कहानी है वो मुझे कहनी थी, मतलब इवन हम लोग तो उस बैकग्राउंड से आए ही हैं जहां हमें थोड़ा सा अलग समझा जाता है, राइटर हो चाहे वो आरजे हो, चाहे
अब फिर भी बहुत समय बदल गया है कि सिंगर्स और डांसर्स का, क्योंकि टीवी वगैरह में बहुत प्रोग्राम्स आने लगे इस चक्कर में। लेकिन उस दौर में तो इसे और भी मतलब समझा जाता था कि ये इसका कोई फ्यूचर नहीं है यार। तो मैं एक बात जो मैसेज है कि अलग होना गलत है क्या, इस मैसेज को लेके मैं बहुत ज्यादा मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मुझे बहुत लोगों तक पहुंचाना चाहिए था। ये बुक भी मतलब मैं ये कहता हूँ कि बच्चों के लिए तो है ही, मतलब ये डेफिनेटली आप 8-10 साल से बच्चे लेकर, मुझे लगता है ये ज्यादा बुक जो है वो यंग पेरेंट्स को लेकर के लिए है कि उनके बच्चे अगर आप किसी भी चीज में, नॉट ओनली इन करियर, इवन मैं तो कहता हूँ जेंडर वाइज, LGBTQ, क्योंकि वो एक कम्युनिटी है जो थोड़ी सी मतलब अलग कह सकते हैं, अलग है, कम है, तो बहुत सारे लोग आज भी मतलब वो अलग थलग ही करते हैं उसको। तो मेरा मानना यही है कि आपका अगर आपका बच्चा आपके पास कुछ आता है कि मुझे बुक्स से हटके मुझे पेंटिंग पसंद है, मुझे आर्टिंग पसंद है, मुझे राइटिंग पसंद है, तो आप उसे मतलब आपको एनकरेज करना चाहिए, ना कि आप उसे गलत समझ के उसको अलग कर दें, उसके बात को इम्पोर्टेंस ना दें। तो मेरा मानना, मुझे ये थॉट अलग होना गलत है क्या, ये बात मुझे सबसे ज्यादा इस बुक की जो है लोगों तक पहुंचाने के लिए मैं ज्यादा एक्साइटेड था। Which is itself statement कि अलग होना गलत है क्या। अच्छा, मुझे ये लगता है कि जैसे अगर ये बुक मैं किसी को गिफ्ट करूं या रेकमेंड करूं, तो वो सारे लोग जिन्होंने कोई ख्वाब देखा है और वो सारे लोग जिन्हें लगता है कि दुनिया हमें कब समझ पाएगी या हम समझ पाएगी, ऐसे ही जीवन गुजर जाएगा, उन सारे लोगों के लिए ये बुक है, मेरा रिकमेंडेशन है। हमको ये और बताइए कि ये पूरा प्रोसेस हो गया और ये बुक मार्केट में आ गई, और वो सारे लोगों का क्या रवैया आपके प्रति रहा जो आपकी इस ड्रीम को बिना नहीं करते थे कि अरे यार क्या करना है, उससे क्या हासिल होना है, वो फिर कैसे बदले, उनका क्या रिएक्शन था? ये बड़ा बढ़िया सवाल है। आपने क्योंकि बुक पढ़ी है तो मैं वो चीज समझा सकता हूँ। ये किताब लोगों को बदलने की नहीं है कि लोग बदल जाएंगे, है ना। आप पढ़ी है ये किताब तो आप समझ रहे होंगे। बात ये होती है कि हम अपने आप को एक ऐसी स्टेज पे ले आए जहां हमें फर्क पड़ना बंद हो जाए। ठीक है, मेरा एक दोस्त था, वो क्रिकेट बहुत अच्छा खेलता था, वो स्टेट लेवल खेल के आया, बहुत ग्रैंड पार्टी हुई उनकी टीम के लिए, सब हुआ। जब वो लौट के आया तो उसके पेरेंट्स ने कहा ठीक है हो गया क्रिकेट, अभी अपने उसके पढ़ाई पर ध्यान। तो ये मेरा भी मानना है, मतलब बॉलीवुड मूवीज में 90% ये होता है कि एंड में आपने 5 मिनट का डायलॉग मारा और लड़की आपकी, और जा सिमरन जा जी ले अपनी जिंदगी। लेकिन मेरा ये अनुभव है कि मोस्टली लोग बहुत कम है जो बदलते हैं। आप खुद अपने आप को ऐसे स्टेज पे अगर ले आए जहां लोग कैसे हैं, क्या आपके बारे में क्या सोचते हैं, आपको उससे फर्क पड़ना बंद हो जाए, तो फिर आप लाइफ में कुछ भी कर सकते हैं। तो इसलिए ये मेरा भी यही है कि जो लोग मेरे को साथ थे वो तब भी थे, वो आज भी हैं, और जो लोगों को मैं समझ नहीं आता था वो फर्क पड़ना आधा 1% आया हो तो आया हो। बट लेकिन जैसे कि मैंने भी, जैसे कि आपने भी, और बहुत सारे क्रिएटिव लोग जो होते हैं वो एक जब इस स्टेज पे पहुंच जाते हैं कि अब मुझे फर्क नहीं पड़ रहा है कि लोग क्या कर रहे हैं, इवन क्यों क्रिएटिव लोग भी क्यों, इवन एज अ पर्सन मैं हर इंसान की बात कर रहा हूँ, जब वो इस स्टेज पे पहुंच जाए उसे फर्क नहीं पड़े कि लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं या वो करते हैं, तो वो लाइफ में खुश रह सकते हैं। जो 3 Idiots के शर्मन कहते हैं कि आप अपनी जॉब रख लीजिए, मैं अपना एटीट्यूड राइट बहुत कुछ खोकर ये एटीट्यूड है। अच्छा, बुक जब पब्लिश हो जाती है, मार्केट में आ जाती है, तो फिर उसके रिव्यूज का इंतजार रहता है। मैंने भी बहुत अच्छे रिव्यू राइट उसमें याद है मुझे कि कमाल के मेटाफर्स हैं इस बुक में, कमाल के फिल्मी, क्योंकि मैं बहुत फिल्मी बंदा हूँ, फिल्मी रेफरेंसेस बहुत अच्छे हैं और लव स्टोरी बहुत अच्छी है। आपके फेवरेट रिव्यूज या कुछ ऐसा जो आपको लगा होगा कि अरे यार ये तो मैंने ये तो एम करके भी नहीं लिखा था, या कुछ ऐसी चीज जो आपको भी ना पता हो अबाउट दिस बुक कि अरे यार वाओ क्या व्हाट एन ऑब्जर्वेशन, कुछ फेवरेट रिव्यूज बताइए।
मुझे एक दो रिव्यूज जो बहुत कॉमनली जो एक चीज जो निकल के आई है, मोस्टली लोगों के रिव्यूज ऐसे हैं कि मतलब जब एक बार बुक हाथ में लेते हैं तो छोड़ने का एक मन नहीं करता है, राइट। तो मैंने पहले पेज पे भी लिखा है ये चीज कि मैं, बहुत सारे लोग राइटर जब लिखते हैं तो उसमें ये लिखते हैं कि आशा करता हूं जब आप ये बुक लेंगे तो आप इसे रख नहीं पाएंगे। मैंने शुरुआत में ही लिखा है, कोई बंदिश ही नहीं है। मैं अगर आपको लगता है कि ये बुक आधे में छोड़ देनी चाहिए, मैं आपको वो फ्रीडम देता हूं कि आप ये बुक आधे में छोड़ दें। लेकिन हुआ इसका उल्टा। मैक्सिमम जो रिव्यूज ये आए उनमें बुक खत्म करने की तो बात अलग है, उनमें ये रिव्यूज आए कि एक बार लेने के बाद वो खत्म करके ही और एक रिदम में बुक पढ़ी है। तो ये मैंने नहीं सोचा था कि लोग मतलब इस तरीके से बुक को पढ़ेंगे। तो बस ये मुझे बड़ा एक कॉमनली याद है कि एक बार बुक अगर हाथ में ली जाए तो छोड़ने की इच्छा नहीं होती। बड़ा अच्छा लिखा था। और फिर एक ये भी याद है कि एक रिव्यूअर ने ये भी लिखा था कि पंचतंत्र एक जो हमारी एक बड़ा अच्छा एक था कि जानवरों के थ्रू हम बहुत अच्छी कहानियां कह सकते हैं। तो उसने बड़ा, मैंने तो लिखते समय ये जानबूझ के नहीं किया था कि मैं जानवरों से ये कहानी कह लगाऊंगा, लेकिन जब उसने कहा तब मुझे रिमाइंड किया कि हाँ यार, पंचतंत्र हमारे ही देश का एक कहानी कहने का तरीका है। तो ये ऑटोमेटिकली निकल के आया है। ये मैंने बाद में रिमाइंड किया कि हाँ यार, ऐसा मैंने एम भी नहीं किया था। और एक चीज और जो मैंने मतलब थोड़ा तो सोच के किया है, बट मैंने जो एक पॉइंट उठाया है कि जो हम इंसानों के लालच की वजह से जो जंगलों का हाल है, जो जानवरों का हाल है, आपने वो पढ़ी है तो आपको पता होगा। एक वो पॉइंट एक ने मतलब नोटिस किया, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि वो एक सब भी नहीं कहूंगा, सबसे भी दूसरा तीसरे पॉइंट पर आके वो एक प्लॉट था कि जो हश्र हमने अपने ज्ञान की वजह से, कि हम बहुत ज्यादा ज्ञान अर्जित करने के लिए हमने जो जंगलों का, हमने जो जानवरों का, हमने जो हमारी रिसोर्सेस हैं उनकी जो बैंड बजा रखी है ना, वो कितना खतरनाक है और जो हम तक ही लौटेंगी एक दिन आके। वो बुक वो एक रिव्यूअर ने बड़े अच्छे से नोटिस की थी, तो वो मुझे याद रहेगी। जैसे मुझे बड़ा एक कहीं मैं शो में अपने कहता था कि हमने अपने मजहब बचाए लेकिन हमने गोरैया नहीं बचाई, राइट, हमने गिद्ध नहीं बचाए। तो वो बहुत बड़ा पाप किया है, और जब हम खुदा को फेस करेंगे वो हमसे इसका जवाब मांगेगा कि ये मोबाइलों की वजह से या टावर्स की वजह से हमने क्या हश्र कर दिया है दुनिया का। अच्छा, फर्दर प्लान्स क्या है? क्योंकि मैं जैसा रीडर बहुत जल्दी चाहेगा कि कुछ ऐसा ही एक्साइटिंग पढ़ने को मिले और अलग पढ़ने को मिले, क्योंकि आपने बेंचमार्क ऐसा सेट कर दिया है कि अब उम्मीदें आपसे अलग की होंगी, क्योंकि आपने अपने पहली बुक में कहा है कि अलग होना है क्या। ओके, आपकी बात से मुझे पिछले क्वेश्चन की भी बात याद आ गई। हाँ, आपका रिव्यू भी मुझे बड़ा याद आ रहा है कि आपने लिखा था कि आपको कैरेक्टर्स याद हो गए। अभी तक याद है? अभी तक याद है। अभी भी आपने मतलब बिना देखे जो कैरेक्टर्स, मतलब ये जीत होती है एक राइटर की कि एक आपके लिखे कैरेक्टर अगर किसी को याद हो जाते हैं, आपके लिखे सिचुएशंस अगर याद कर सकते हैं तो एक बड़ी जीत होती है आपके लिए। तो वो मुझे अभी एकदम रिमाइंड किया। हाँ, अजय मान का तो आपको और मैंने रिव्यू का भी बड़ा अच्छा रिव्यू दिया था। ओके, तो हाँ, अभी 2-3 बुक्स लाइंड अप हैं। इसकी जो नेक्स्ट जो है, क्योंकि जो मेरा पब्लिशर है वो ये कह रहा था कि अभी जो इंग्लिश रीडर्स जो हैं उनकी तादाद ज्यादा है, तो नेक्स्ट जो है वो बहुत जल्द आपको इसका इंग्लिश वर्जन मिलने वाला है बुक का रीच। और डेफिनेटली हमारे देश में बहुत ऐसी जगहें हैं जहां हिंदी नहीं बोली जाती है। इंग्लिश एक ऐसी कॉमन लैंग्वेज है जहां से आप उन जगहों पे जा सकते हैं, चाहे वो हमारे बहुत साउथ के एरिया हो या कहीं का भी एरिया हो। तो और इवन इंडिया के बाहर भी अगर आप, तो ये सोचते हुए इंग्लिश से शुरुआत की है कि इसकी नेक्स्ट बुक जो है वो इंग्लिश आने वाली है। फिर नेक्स्ट जो एक प्लान है वो रीजनल लैंग्वेजेस का है, इन बुक्स का, कि हम रीजनल लैंग्वेजेस में बुक करेंगे। और उसके अगली जो बुक है जिस पर मैं अभी जो काम चालू है वो एक लव थ्रिलर लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, वो लाइट अप है। और उसके बाद एक और बुक, एक बहुत अच्छी, मैं बहुत रिवील नहीं कर सकता हूँ, बट ग्वालियर की ही एक बहुत अच्छी कहानी है जो अब तक लोगों को नहीं पता है। हमारे शहर की, हमारी मिट्टी की कहानी है, वो
अच्छा, ये होता है कि आरजेस के साथ बड़ी पेचीदा बात ये है, और हर आरजे जो मुझे देख के सुन रहा कि आरजे है, कुछ बोलकर बताएं। तो हमारे साथ है कॉपीराइटर, तो अब आप इस बुक को ना बेच कर बताइए। ओके, इन योर कॉपी राइटिंग स्टाइल। ओके, तो हर इंसान, ये बुक हर उस इंसान के लिए है जिसे लगता है कि वो अलग है, लेकिन ये बुक हर उस इंसान के लिए भी है जिन्हें लगता है कि अलग होना गलत है। तो ये बुक, अगर आपको लगता है कि आप अपने थॉट आपके बहुत अच्छे हैं, आप अपने बच्चों को वो बनाना चाहते हैं जो आप चाहते हैं वही बनाना चाहते हैं, तो आपको ये बुक जरूर पढ़नी चाहिए। आपके बहुत सारे मिथ्स इससे टूटेंगे, और अगर आप अपने बच्चे को उसके अलग होने की ताकत अगर समझाना चाहते हैं और उसके अंदर आप एक अलग होना सेलिब्रेट करवाना चाहते हैं, ना कि वो अलग होने की वजह से अलग हो जाए, वो करना चाहते हैं, तो आई गेस ये बुक आपको जरूर पढ़नी चाहिए। और मैं तो हर स्कूल वालों से भी ये कहना चाहता हूं कि आप जरूर ये बुक अपने स्कूल वगैरह में रख सकते हैं। एंड फ्रॉम विच प्लेटफॉर्म्स रीडर्स कैन गेट दिस बुक? आप इसको सभी लीडिंग जो हमारे प्लेटफॉर्म्स है, अमेजन है, फ्लिपकार्ट है, उसके बाद ब्लू रोज जो हमारा पब्लिकेशन हाउस है, आप उससे डायरेक्टली मंगा सकते हैं। बस शुद्ध वेजिटेरियन या संगम गुप्ता आप नाम अगर टाइप करेंगे तो ये आपको मिल जाएगा। देखिए, होता ये था कि कॉपीराइटर की तरफ से एड्स वगैरह और ये सब आते थे, और आरजेस जो होते थे उसमें अपना प्रभुत्व दिखाने के लिए ऐसे ये तो हो सकता है, तो वो मैं आज भी करूँ कि संगम ने जो बताया अबाउट दैट बुक, वो तो वैल्यूएबल है ही, और दैट्स अ वेरी एप्ट ऑब्जर्वेशन अबाउट द बुक। मुझको ये लगता है कि वो सारे लोग जिन्हें लगता है कि एक लीड पर लाइफ कटे जा रही है और अपने लाइफ की डेफिनेशन अपने को मिल चुकी है, अपन यही है, आप सब लोग भी इस बुक को पढ़ो, तो शायद वो जो स्ट्रीक आपके दिमाग में ना मोनोटोनस लाइफ से खत्म हो गई है कि यार अपन यही, तो आपके अंदर क्या पता थ्री इडियट्स का फरहान हो जो मान कर बैठा हो कि अपन नहीं मानेंगे, या फिर आपके अंदर तमाशा का भेद हो कि जो एक मोनोटोनस लाइफ से चल रहा हो, तो आपको वो मिले कि यार ये मैं भी तो हो सकता हूँ, ये भी तो हो सकता है। कई बार हमको बहुत सालों बाद पता चलता है नहीं यार। तो मुझे लगता है कि एक लीक पर, किसी भी लीक पर चलने वाले या मोनोटोनस लाइफ पर, या आपको लगता है कि एक डेफिनेशन आपको लाइफ की मिल चुकी है, वही है, आप भी ये बुक शुद्ध वेजिटेरियन स्टोरी ऑफ अ लाइफ जरूर पढ़ें, और जिन प्लेटफॉर्म से मिल सकती है वहां से इस बुक को मंगाएं, और मुझे भी बताएं कि आपके तजुर्बे क्या वैसे ही रहे जैसा मैंने आपको बताया या संगम गुप्ता ने आपको बताया, और इट वाज फन। और जिस माया ने मुझे राइटर बनाया उसको भी आपकी राइटिंग कैपेबिलिटीज पर बहुत यकीन था, तो आपकी जीत हम दोनों की यकीन है, यकीन की जीत है कि यार आपने ये बुक पब्लिश की, और मेरी शुभकामनाएं यूं साथ में है कि मैं हमेशा उस बंदे के तो तन मन धन से साथ हूं जो अच्छा बनता है। मुझे लगता है सच्चे बंदों की जीत होनी चाहिए, क्योंकि एक संगम गुप्ता जीतेगा, एक रोहित घाटे जीतेगा, एक अरमान जीतेगा, तो फिर वैसे लोग बनना चाहेंगे, वरना तो मेन स्ट्रीम में बहकर और कुछ दबावों में बिककर आप वही कर सकते हैं जिससे पैसे बहुत आते हैं। आप बहुत आसानी से अपने आपको सेलिब्रिटी मटेरियल बना सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस, इट वाज फन, और मैं प्रे करूंगा और आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि जल्दी से बुक आए और हम दोबारा इंटरव्यू करें। It was wonderful. Thank you. So that was Sangam Gupta with us. This is Arman signing off. Okay, bye.